गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास पहली क्लास है जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, इसका तात्पर्य यह है कि जो कीन्सियन अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय का वितरण होता है या आय का डिटर्मिनेशन होता है, निर्धारण होता है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण होता है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में और देखेंगे कि किस प्रकार से आय के निर्धारण के लिए अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं या अवयव हैं उनको हमने इस कीन्सियन मॉडल में प्रेजेंट किया है आपके लिए। तो इस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर। हम इन टॉपिक्स को देखेंगे जिसमें सबसे पहला है एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम कहते हैं समग्र मांग। दूसरा है एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम कहते हैं समग्र पूर्ति। और तीसरा है मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक। और लास्ट में इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को मिलाते हुए हम देखेंगे टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर मॉडल, जिसमें आप देखेंगे ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार से इनकम डिटर्मिनेशन होता है। इससे पहले क्लासेस में हमने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को डिस्कस किया, जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस किया, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन को भी डिस्कस किया, जिसमें एडम स्मिथ, जेबी से अलग अलग प्रकार के बातों को बताते हैं। यह जो मॉडल है, इस मॉडल में सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है, जे एम कीन्स द्वारा सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो एग्रीगेट डिमांड को दिया जाता है। यानी कीन्स कहते हैं कि भाई हम एग्रीगेट डिमांड को हम ज़्यादा महत्व देंगे। एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन होता है, एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो सकता है और चेंज होता है, इसी के माध्यम से जो इनकम डिटर्मिनेशन होता है इसी के माध्यम से होता है। और सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई को ये मानते हैं कि ये क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट अवस्था में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सिद्धांत चर्चा करता है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है यानी समग्र मांग है, उसी में परिवर्तन होता है, यानी वही एकमात्र निर्धारक कारक है जिससे हम इनकम डिटरमाइन करते हैं। तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। 1936 में एक पुस्तक लिखी गई और 1936 में मैंने आपको जैसे बताया था एक महान मंदी जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन का जो समय था, उस ग्रेट डिप्रेशन को कोई भी अर्थशास्त्री समझ नहीं पा रहा था कि किस प्रकार से जो अर्थव्यवस्थाएं हैं स्टैगफ्लेशन की शिकार हो चुकी हैं और उस महान मंदी से, ग्रेट डिप्रेशन से कैसे निकलना है। और उससे निकलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में इस पुस्तक में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में डिस्कस किया गया। और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है और किस प्रकार से गवर्नमेंट इंटरवेंशन के माध्यम से हम फिस्कल पॉलिसी को अपनाते हैं और उस फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से हमने अर्थव्यवस्थाओं को मंदी की अवस्था से बाहर निकाला और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, उसके साथ साथ नेशनल इनकम भी बढ़ी। तो हमने देखा कि जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जे एम कीन्स ने लिखा। इसी
पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया, इनकम डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये बताता है कि जो राष्ट्रीय आय होती है वह किस पर निर्भर करती है, वह दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है। पहला फैक्टर्स है जो है एग्रीगेट डिमांड और दूसरा फैक्टर है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, ये दोनों चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया किस प्रकार से सिद्धांत को जे.एम. कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक के माध्यम से रिप्रेजेंट किया और बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में। एग्रीगेट डिमांड आखिर होती क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड, जैसा कि हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है कि पूरे देश की कंबाइंड जो डिमांड होती है, सभी लोगों की जो मांग है उसको हम यदि कंबाइंड कर दें तो वो कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड। सभी यानी पूरे देश में सभी लोगों की अपनी अपनी डिमांड होती है, उन सभी की डिमांड को यदि हम कंबाइन कर देंगे, समग्र कर देंगे, तो उसे हम कहेंगे समग्र मांग अर्थात एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, यानी जितनी भी टोटल डिमांड, समग्र मांग हमने कहा ना, तो सारी वस्तुओं की जो डिमांड है पूरी इकोनॉमी में, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, किसी भी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है उस डिमांड को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और इसे हम एडी से लिखते हैं, शॉर्ट में किससे लिखते हैं? एडी से। एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो टू सेक्टर मॉडल में दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन सी इन्वेस्टमेंट। यानी हमारा एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? कंजम्पशन यानी उपभोग, और दूसरा है निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। तो जो कंजम्पशन होता है वो हम जानते हैं कि सभी लोग खर्च करते हैं, सभी लोग वस्तुओं को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो डिमांड को क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो इन्वेस्टर होते हैं यानी जो उद्योगपति होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो वो भी क्या कर रहे हैं? डिमांड को पुल कर रहे हैं। तो ये जो दोनों कंपोनेंट मिलकर एग्रीगेट डिमांड को बनाते हैं, जो टू सेक्टर इकोनॉमी में होता है। ओके, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा? थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीसरा फैक्टर्स जुड़ जाएगा। जो तीसरा फैक्टर क्या होता है? पहला कंजम्पशन हो गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हो गया गवर्नमेंट। जी से होता है गवर्नमेंट। यानी अब क्या हो गया कि अब जो क्या कहते हैं इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी रोल हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है, खर्च करती है, रोड बनाएगी, टैक्स लेती है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करना, इकोनॉमी में रोड बना रही है, डैम बना रही है, अलग अलग प्रकार की फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से एक्सपेंडिचर हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इसके माध्यम से वो क्या करती है? अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। तो थ्री सेक्टर मॉडल में तीन चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कंजम्पशन यानी उपभोग, निवेश और सरकार होती है। तो यहाँ पर हमने जैसे ऊपर देख लिया उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कंजम्पशन, ये है उपभोग, इसको हम सी के माध्यम से दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट ये है आई, और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम जी के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड के विषय में सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड के बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? तो जैसे हमने देखा कि किसी देश की समग्र मांग, सभी लोगों की जो टोटल डिमांड होती है उसे हम समग्र मांग कह रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं। उसी प्रकार से टोटल आउटपुट, उसी प्रकार से
जो टोटल आउटपुट होता है इकोनॉमी में, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, जितना भी उत्पादन किसी अर्थव्यवस्था में हुआ है, टोटल जो आउटपुट है उसे हम क्या कहेंगे, यह है एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो टोटल आउटपुट जो है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है इन शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, अल्पकाल में हमारा टोटल आउटपुट है जो प्रोड्यूस हो रहा है इन एन इकोनॉमी, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। आउटपुट रिस्पॉन्स टू द डिमांड, जो आउटपुट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है डिमांड के लिए। जैसे जितना आउटपुट होता है उससे डिमांड क्रिएट होती है, तो डिमांड को रिस्पॉन्ड करता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स नेशनल इनकम। तो हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को किसके बराबर कहते हैं, नेशनल इनकम के बराबर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है AS इज इक्वल टू वाई। वाई बराबर क्या होता है, नेशनल इनकम। वाई इक्वल टू है नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम एग्रीगेट सप्लाई को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम के रूप में भी जानते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अलावा इस थ्योरी में क्या डिस्कस किया गया है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इक्विलिब्रियम यानी संतुलन कहाँ पर होगा अर्थव्यवस्था में, यानी किस स्थिति में हम इनकम का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो इनकम का डिटर्मिनेशन उसी अवस्था में होगा जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे। जहाँ पर एक एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये अवस्था है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, संतुलन की अवस्था। ये है संतुलन की अवस्था। तो जहाँ पर संतुलन की अवस्था होती है, यहाँ पर इनकम इक्वल्स एक्सपेंडिचर होता है, यानी जितना आपकी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। नो टेंडेंसी फॉर इनकम टू चेंज, यानी कोई भी टेंडेंसी नहीं रहती है इनकम के चेंज होने में। इसके बाद हमने बताया कि y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, यानी आपकी जो इनकम है वो दो फैक्टर्स में डिवाइड होती है। पहला, आप अपनी इनकम को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे आपके पास 500 रुपीज़ है, तो 500 रुपीज़ में से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 400 रुपीज़ को कंज्यूम कर लिया, तो ये हो गया उसका, इसने खर्च कर दिया, तो ये हो गया इसका कंजम्पशन। और जो 100 रुपये बचे हैं उससे उसने क्या कर दिया, बचत कर दिया, बैंक में रख दिया, और बैंक ने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। चूँकि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू आई होता है, तो उसकी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो जो 500 रुपीज़ है उसको हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो y इक्वल टू इसीलिए कहा जाता है C प्लस आई। आप अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करें या उसको सेव करें। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरीके से यह फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या है। अब देखते हैं हम टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल देखने से पहले हम एक चीज़ को और देख लेते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो इक्विलिब्रियम होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु रह गया हमारा, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, तो हमने जैसा कि पीछे डिस्कस किया, जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड होता है वो एक दूसरे के जो बराबर है, ये वाला AD इक्वल टू AS। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यहाँ पर होता है हमारा इनकम लेवल, या यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट को लेते हैं, और यहाँ पर नेशनल इनकम को लेते हैं, नेशनल इनकम। तो जो हमारी AS होती है ये हमेशा स्थिर अवस्था में पाई जाती है, यानी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो कैसी होती है, स्थिर होती है।
और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और चूंकि हम जानते हैं कि कीन्स मानते हैं कि एग्रीगेट जो डिमांड होती है एडी, इसमें हम चेंज कर सकते हैं कंजम्पशन के माध्यम से। हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो ये बढ़ गई, हमने इन्वेस्टमेंट कम कर दिया तो कम हो गई, हमने कंजम्पशन बढ़ा दिया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, हमने कंजम्पशन घटा दिया तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इस प्रकार से जो एग्रीगेट डिमांड होती है इसमें कमी और वृद्धि होती रहती है। तो इसको हम दिखाते हैं इस प्रकार से। तो ये है हमारा AD1 एग्रीगेट डिमांड 1 और ये है AD2। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट मिले हैं। पहला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे E1 और दूसरा पॉइंट है यहाँ इसको कहेंगे E2। अर्थव्यवस्था में जिस बिंदु पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, और इसे हमने E1 पॉइंट को के माध्यम से दिखाया। तो यहाँ पर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इतनी नेशनल इनकम जनरेट होगी। तो ये लेवल हमारा यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब इस लेवल पर आने के बाद हम देखते हैं कि अभी हमारे पास पोटेंशियल, हमारी अर्थव्यवस्था में पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, हमने बताया, या तो कंजम्पशन बढ़ा दो या इन्वेस्टमेंट बढ़ा दीजिए। तो यदि किसी अर्थव्यवस्था में पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, तो संभावनाएं होने पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं। चाहे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, चाहे हम अपना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, इंड्यूस्ड इन्वेस्ट, किसी भी प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, बढ़ा देंगे। क्योंकि हमें पता है कि अभी हमारी अर्थव्यवस्था में एक्सेस डिमांड है, ये हमारी एक्सेस डिमांड को, एक्सेस सप्लाई को दर्शा रहा है, यानी पोटेंशियल है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेवल ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, यानी निवेश और उपभोग में वृद्धि करते हैं। और निवेश उपभोग में वृद्धि करने से क्या होता है, हम एग्रीगेट डिमांड 2 AD2 पर पहुंच जाते हैं, जिसके माध्यम से देखिए आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाता है और नेशनल इनकम यानी इनकम लेवल भी बढ़ जाता है, ये बढ़ गया, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड को हम जब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारी अर्थव्यवस्था में एक्सेस पोटेंशियल नहीं रह जाता। जहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से यदि अर्थव्यवस्था में रोज़गार नहीं बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, उस स्तर तक हम अपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट हमें मिला E2 पॉइंट, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है। और यहाँ पर जितनी हमें एग्रीगेट सप्लाई है उतनी ही हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड। यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है, उन दोनों बिंदुओं को मिला दें, जो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। ये है आपकी इफेक्टिव डिमांड, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हमारी इफेक्टिव डिमांड होगी, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आते हैं हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंजम्पशन है, एक इन्वेस्टमेंट है। तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम 2 चीज़ों को दिखाते हैं। पहला, ये हमारा इनकम लेवल हो गया, क्या कहते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। एम्प्लॉयमेंट लेवल और ये इनकम लेवल हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
जो पहला जो कर्व है हम जानते हैं कि ये हमेशा यहीं से होता है स्टार्ट, आपको पता होगा, हमने पहले बताया था। ये क्या होता है, ये होता है ए, ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, इसीलिए यह मूल बिंदु से ना होकर ये इसके ऊपर से होता है। तो यह जो पहला ग्राफ है ये आपको दिखाता है सी, ये क्या है, कंजम्पशन है, उपभोग वाला ग्राफ है। तो कंजम्पशन बराबर क्या होता है, सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी वाई। ए क्या है इसमें, ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। ये क्या है, बी, बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई है आपकी इनकम लेवल। तो आपका उपभोग कितने सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला है ऑटोनोमस कंजम्पशन, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको कहते हैं एमपीसी, और तीसरा है इनकम लेवल। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में जब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो हम उससे ऊपर पहुंच जाते हैं। इस लेवल ऑफ इनकम से, ये वाई है, इससे हम क्या करते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर ये है आई, यहाँ पर ये आई हो गया, और हमारा ये चूंकि ये प्लस हो गया तो दोनों को हमने जोड़ कर लिखा है सी प्लस आई। तो हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाता है, जो ग्राफ है, पहला कर्व है इसको हम सी कह रहे हैं, और दूसरा है आई, और चूंकि ये है दोनों कंबाइंड हो गए हैं तो इसको सी प्लस आई के माध्यम से दर्शाते हैं, जो वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है। ठीक है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में इस प्रकार से ग्राफ को दर्शाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने समझाया कि कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है, कंजम्पशन पर डिपेंड ऑन इनकम। तो फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको एमपीसी कहते हैं, और वाई है इनकम लेवल। सेविंग फंक्शन क्या होता है, सेविंग इज इनकम नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, यानी अगर आप उपभोग पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सेविंग। सेविंग जो होता है एस इक्वल टू वाई माइनस सी होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एस इक्वल टू आई होता है, यानी सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ये हमने देखा था, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पहले भी देखा था। तो जहाँ पर सेविंग होगी उसको हम इन्वेस्टमेंट के बराबर हमेशा मान लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल है टू सेक्टर इकोनॉमी में किस प्रकार से हम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को देखकर अपनी नेशनल इनकम को निकालते हैं। तो इसको देखते हैं, चलो इस एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि तो y है, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो c है इसकी वैल्यू दी गई है आपकी 50 प्लस 0.8, और उसके बाद इंटू y, और i की वैल्यू दी गई है 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस 8y प्लस 100। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये 50 है, 50 प्लस 100 ये हो जाएगी 150 प्लस 8.8y इज इक्वल टू y है। तो ये जो y की वैल्यू है इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 0.8y इज इक्वल टू y। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम ले आए इधर, चूँकि y एक जैसे कंपोनेंट को हम एक तरफ ले आते हैं। तो ये चूँकि प्लस की वैल्यू है तो ये हो जाएगी माइनस की वैल्यू, तो ये माइनस हो गया, और ये जो वैल्यू माइनस की हो गई तो इसमें से घटाएंगे तो ये है 1y, इसके आगे हम 1 एज्यूम करते हैं, होता भी है, और दोनों में से अगर घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 2.2y इज इक्वल टू 150। और इसको अगर आगे हम y इज इक्वल टू करेंगे तो 150 अपॉन 0.2, और इसको अगर हम करेंगे तो अगर हम 0 हटाएंगे तो एक 0 पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा देंगे, तो y इक्वल टू 1500 अपॉन 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया 750। ये आ गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिससे हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में इतना कंजम्पशन हो रहा है और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम इससे अपनी
नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। निकाली कि नहीं? देखो बराबर आई 750 और यहाँ पर भी 750। तो इस प्रकार से हम अपने नेशनल इनकम को निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें? जी सर। आगे हम देखते हैं 3 सेक्टर मॉडल को, 3 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी को। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी इसमें बीच में आ गया है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या होता है। इसको हमने चूँकि प्रीवियस क्लासेस में आपको समझा दिया है इसलिए मैंने इसको इसमें रखा है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? जो दिखाता है इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इनकम, यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उससे कितने गुना ज़्यादा इनकम हमें प्राप्त होती है। जितने ज़्यादा गुना इनकम प्राप्त होती है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं या गुणक कहते हैं। इसे निवेश गुणक भी कहते हैं। निवेश गुणक का मतलब क्या है कि आपने जो निवेश किया उसके माध्यम से कई गुना ज़्यादा इनकम आपको प्राप्त होती है, तो ये निवेश गुणक के माध्यम से होती है। निवेश गुणक का फॉर्मूला क्या होता है? हमने एक्सप्लेन किया था कल आपको। तो y = 1/1 माइनस MPC। MPC आप जानते हैं, यदि MPC बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। कल हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था। या K = 1/MPS, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका मल्टीप्लायर हो गया जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके माध्यम से ये एग्जांपल हमने दिया था, सेम एग्जांपल हमने उस समय दिया था कल। चलो 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है? चलो 3 सेक्टर मॉडल में देखते हैं। इंक्लूड हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है? 3 चीज़ें आती हैं। पहला क्या है? हाउस होल्ड, जिसको हम कंजम्पशन के माध्यम से दिखाते हैं। जो घर हैं, तो घरों में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, तो उसको हम दिखाते हैं कंजम्पशन से सी से। तो पहला हम इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। दूसरा है फर्म, जिसे हम डिनोट करेंगे इन्वेस्टमेंट से। और तीसरा है हमारा गवर्नमेंट, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर